हेलो स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी की कंप्लीट लेक्चर सीरीज में आज हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग एक बार पहले भी कवर कर चुके हैं। तो टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट if occurrence or non-occurrence of one does not affect the occurrence or non-occurrence of other। तो इसमें पहली बात आपको ये समझनी है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एकदम अलग चीज हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते थे कि जिसमें एक इवेंट की अकरेंस दूसरे इवेंट की अकरेंस को पूरी तरीके से प्रिवेंट कर देती थी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या बोल रहे हैं कि अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो एक की अकरेंस या नॉन अकरेंस से दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि एक हो चुका है उससे दूसरा इवेंट होगा या नहीं होगा, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। अब हम लोग ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूला पढ़ा था कि पी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब तुम ये सोचो कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पी ऑफ ए गिवन बी कितना होगा, पॉज करके सोचो। पी ऑफ ए गिवन बी बोलता क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे और इवेंट बी हो चुका है तो उससे इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन सीधे सीधे बोल रही बी के होने या ना होने से ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए की अकरेंस या नॉन अकरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये ए की अपनी खुद की प्रोबेबिलिटी के ही बराबर होगा, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में। और पी ऑफ ए गिवन बी अगर आप दोनों इक्वेशन से इक्वेट करो तो क्या आ जाएगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू पी ए। तो यहां से देखो आपको क्या मिल जाएगा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और यही इंडिपेंडेंट इवेंट्स को पता करने का तरीका होता है कि अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर आ गया तो ए और बी कैसे इवेंट्स बोले जाएंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोले जाएंगे। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए भी हो जाए एंड बी भी हो जाए। तो मतलब कि उनकी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, तो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को हम लोग ने सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। तो कभी भी इवेंट्स को इंडिपेंडेंट चेक करना हो तो अगर ये इक्वेशन होल्ड कर रही होगी तो वो इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। ठीक, और ये हम लोग ने लिखा हुआ है, हेंस फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। और अब जो फॉर्मूला होता है कार्डिनल नंबर वाला, और जो फिर हम लोग सेट थ्योरी में जिसको कन्वर्ट, इसमें प्रोबेबिलिटी में जिसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है? पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, और ए इंटरसेक्शन बी की जगह ये वाला टर्म रख दिया तो क्या आ जाएगा? पी ए इंटू पी बी। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि तीन इवेंट्स ए बी सी इंडिपेंडेंट है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी के बराबर हो जाएगा ना। तो आई होप इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। ठीक, चलो अब एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ तो एग्जाम्पल एकदम बाई इंट्यूशन ही आप बोल दोगे कि हाँ भाई ये तो इंडिपेंडेंट होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि यही वाला एग्जाम्पल है, लेट अ फेयर क्वाइन इज टॉस्ड टू टाइम्स एंड फॉलोइंग इवेंट्स आर डिफाइंड। इवेंट ए है आउटकम इज हेड ऑन फर्स्ट टॉस, और इवेंट बी है आउटकम इज टेल ऑन सेकंड टॉस। फाइंड वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो बस साफ साफ पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। भाई पहले पे हेड आ गया है, इससे दूसरे टॉस पे कोई थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, लेकिन हम इसको अपने तरीके से प्रूव करते हैं, यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी इंटू पी बी की हेल्प से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये बताओ कि जब दो कॉइन टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ठीक, चलो अब इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी, पहला आउटकम हेड आना चाहिए। तो पहला आउटकम हेड कितनी जगह आया है? एक जगह और दो जगह। तो पहला आउटकम हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/4 यानी कि 1/2। दूसरा आउटकम टेल कितने में आया है? एक तो इसमें आया है दूसरा आउटकम टेल, और इसमें आया है। तो इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, अब ए एंड बी, ए एंड बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि पहला आउटकम हेड आए एंड दूसरा आउटकम टेल आए। तो वो कहाँ पर आया है?
वो यहाँ पर है, पहला आउटकम हेड एंड दूसरा आउटकम टेल। तो यानी कि फेवरेबल कितना है, एक, और टोटल केस कितने हैं, चार। तो अगर तुम यहाँ पर गौर कर पा रहे हो तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू PA इंटू PB आ रहा है। तो यानी कि ए और बी कैसे इवेंट्स हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। और यहाँ पर हमें क्वाइट क्लियरली ये दिख रहा था कि हाँ भाई ये इंडिपेंडेंट तो होंगे ही होंगे, है ना, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अब ये है एक एग्जांपल, लेट अ फेयर डाई इज रोल्ड एंड फॉलोइंग इवेंट्स आर डिफाइंड। पहला है आउटकम इज मल्टीपल ऑफ 3 और दूसरा है आउटकम इज ऑड। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसमें पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं। फेयर डाई को रोल किया गया तो सैंपल स्पेस कई बार लिख चुके हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये बताओ कि इवेंट ए और बी भी चलो लिख लेते हैं। इवेंट ए हो जाएगा तुम्हारा आउटकम इज मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 और 6। इवेंट बी जो हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा आउटकम इज ऑड, तो 1 3 5। चलो, और ए इंटरसेक्शन बी भी लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक एलिमेंट आया, 3। चलो, अब देखो इसमें साफ साफ नहीं, पहली बात तो पता चल रहा है क्योंकि एक ही बार डाई रोल किया गया, उसमें तो क्या था, 2 बार टॉस हो रहा था, तो ये समझ में आ रहा था कि भाई ये पहला इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है और कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि एक ही बार डाई को रोल किया गया है ना, और उसमें पता करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो उतना क्लियरली नहीं पता चल रहा है। और अभी समझेंगे भी कि एक ही बार रोल कर रहे हैं और दो इवेंट की बात कर रहे हैं तो कैसे वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। लेकिन पहले मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए कितना हो जाएगा, सपोर्ट कर रहे हैं ए को दो लोग, टोटल हैं 6 लोग, तो 2/6 यानी कि 1/3। पी ऑफ बी कितना हो जाएगा, पी ऑफ बी हो जाएगा 3, सपोर्ट कर रहे हैं, टोटल 6 लोग हैं, तो 1/2। और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है, एक लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंटरसेक्शन बी को, टोटल 6 लोग हैं। तो यहाँ पर भी अगर तुम गौर करो तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना आ गया है, वो आ गया है पी ए इंटू पी बी, है ना, 1/3 इंटू 1/2 1/6 के बराबर है। तो यानी कि ये भी इवेंट्स यहाँ हैं, ये भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट। लेकिन बात वही उठती है कि यहाँ पर हमें वो फील नहीं आ पा रही कि भाई ये कैसे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, है ना, एक ही बार डाई रोल कर रहे हैं, दो इवेंट हम लोग ने डिफाइन कर दिए, तो ये कैसे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो चलो अब उस बात को हम थोड़ा सा वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये जो हम लोग ने यहाँ पर इवेंट्स लिखे हैं, कहानी लिखी है ना, इसको लेके चलते हैं अपने साथ। चलो, अब बात करें कि जरा वेन डायग्राम बनाते हैं इन दोनों इवेंट्स का। ठीक, चलो, तो अब देखो ए और बी यहाँ पर कुछ ऐसे आ गए, और ए इंटरसेक्शन बी पहले फिल कर दिया 3, यहाँ पर आ जाएगा 6, बी का 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो 1 और 5। और बाहर जो पूरा सैंपल स्पेस है, मतलब पूरा रेक्टेंगल, उसमें 1 3 5 6 आ गया, क्या नहीं आया है, 2 और 4। ठीक, अब हमें देखना है कि क्या मतलब है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, सैंपल स्पेस में इसकी क्या पिक्चर है। तो ये बताओ कि ए के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इन सैंपल स्पेस, तो एन ए इन एस, है ना, इसको आप शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। ए के एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने हैं, 2 हैं। तो रेशियो ऑफ एन ए इन एस कितना होगा, अगर ए के सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट हैं तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इन इन सैंपल स्पेस कितना होगा, वो होगा 2/6, बोले तो 1/3। ठीक है, अब ये बताओ कि ए के कितने एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, एन ए, यहाँ पर इसकी जगह इन कर लेना, तो एन ए इन बी, ए के एलिमेंट्स कितने बी में प्रेजेंट है, तो एक एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये बताओ कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इन बी कितना है, तो बी के टोटल एलिमेंट्स 3 हैं और उसमें वो ए के साथ कितना शेयर कर रहा है, एक। तो ये भी रेशियो देखो कितना आया,
1/3 और ये भी रेशियो आया 1/3। इसका मतलब क्या है कि ए को अगर आप बी की हेल्प से करवाओ या फिर सैंपल स्पेस की हेल्प से कराओ, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए के एलिमेंट्स का जो बी में रेशियो है वही ए के टोटल एलिमेंट्स का सैंपल स्पेस में भी रेशियो है। और यही काम तुम बी के लिए भी करके देख सकते हो कि बी के एलिमेंट्स का सैंपल स्पेस में रेशियो कितना है। तो बी के एलिमेंट्स का सैंपल, बी के टोटल एलिमेंट्स है 3 और सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट, तो बी के एलिमेंट्स का सैंपल स्पेस में रेशियो है 1/2। और बी के कितने एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो बी का एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो बी के टोटल एलिमेंट्स का, सॉरी, बी के एलिमेंट का ए में कितना रेशियो है, तो वो भी कितना है 1/2। भाई ए के टोटल 2 एलिमेंट्स है, उसमें वो एक किसके साथ शेयर कर रहा है, एक बी के साथ शेयर कर रहा है ना। तो यानी कि जो बी के एलिमेंट का ए में रेशियो है वही बी के सारे एलिमेंट का सैंपल स्पेस में रेशियो है। तो बी को आप सैंपल स्पेस की हेल्प से करवाओ या ए की हेल्प से कराओ, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ पर मतलब हुआ कि क्यों ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो वैसे तो इसका यूज नहीं होगा, मेन तो हमें यही बात याद रखनी है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। लेकिन यहाँ पर लॉजिक समझना अपने लिए बहुत जरूरी था, और हो सकता है मे बी जेई एडवांस के किसी क्वेश्चन में इस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज भी हो जाए। ठीक, चलो। अब हम लोग ने जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें लिखा था कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स एंड दे आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अदर। ठीक, तो मतलब ए के होने ना होने से बी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट और बी, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ये सब भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। क्योंकि होने, ए के होने ना होने से बी के होने ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कि ए हुआ है तो बी का होना ना होना इस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सब आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। और हमें ए और बी के इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने पर हमें क्या पता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी इंटू पी बी। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है कि P, अगर सपोज कर लो यहाँ पर ट्राइंगल इंटरसेक्शन रेक्टेंगल, अब यहाँ पे कोई भी दो इवेंट आ सकते हैं, एक रेक्टेंगल की जगह एक ट्राइंगल की जगह। अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, P ऑफ रेक्टेंगल इंटू P ऑफ ट्राइंगल, है ना। कि यहाँ पर तुम रेक्टेंगल में कोई भी इवेंट इनपुट करवा दो, ट्राइंगल में कोई भी इवेंट इनपुट करवा दो, तो फिर अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे तो ऐसा रिलेशन आएगा। तो इसी का मतलब है कि ये चीज हमें क्या दे देगी, ये चार रिजल्ट आ जाएंगे। ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये आ जाएगा, ए और बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है तो ये आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंडिपेंडेंट है तो ये आ जाएगा, और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, है ना। तो यही हम लोग बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो इस टाइप के रिजल्ट हम लोग होल्ड कराएंगे, और इसकी मदद से हम लोग ने नीचे के 3 रिजल्ट लिख दिए। ठीक, चलो। उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रूव दैट दिस। ठीक, तो हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो हमें ये पता है कि देखो, एक तो नॉर्मल सेट थ्योरी से सोचें कि एक हम लोग ने शुरुआत के लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1। तो P ऑफ A यूनियन B को क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। और फिर डिमॉर्गन्स लॉ से ये क्या हो जाएगा, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये भी हम लोग ने पढ़ रखा है। ठीक है, अब चूंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो अभी ये जो आप फॉर्मूला पढ़ के आए हो, ये फॉर्मूला तुरंत यहाँ पर अप्लाई कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी ए इंटू पी बी। ठीक, बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है कि ए यूनियन बी मतलब एटलीस्ट वन। तो दो इवेंट में से किसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो हम लोग ने क्या किया है, उसकी जगह वन में से दोनों इवेंट जब ना हो रहे हो, है ना, यहाँ पर क्या है, एटलीस्ट एक इवेंट हो जाए। तो वन में से वो केसेस हटा रहे हैं जब एक भी इवेंट नहीं हुआ है तो यहाँ पहुंचे, है ना।
और फिर इंडिपेंडेंट इवेंट से हम लोग ने ये चीज यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट होगा इनफैक्ट, है ना, तो वो चीज यूज कर लेना। यहाँ पर क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। और अब ये क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन वी हैव टू प्रूव दिस। ठीक, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। याद करो, हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पी ऑफ ई पहले लेक्चर में प्लस पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि पी के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो 1 में से पी के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दें। तो पी ऑफ ए यूनियन बी ना कैलकुलेट करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर लें, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब डिमॉर्गन्स लॉ लग जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये चीज पिक्चर में आएगी कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ये जो अभी आप फॉर्मूला देख के आए हो ये वाला, इसको यूज करके हम लोग क्या ले आएंगे, ये ले आएंगे पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, और यही प्रूफ करना था। तो देखो यहाँ पे आपको बात क्या समझनी है कि बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है एटलीस्ट वन। ठीक, अब हम लोग क्या निकालना था, पी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट अकर्स, तो हम लोग ने बोला 1 माइनस, है ना, डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं 1 माइनस नो इवेंट अकर्स, तो 1 माइनस पी ऑफ ए भी ना हो एंड बी भी ना हो। और फिर ये स्टेप में आने के लिए हम लोग ने किसका यूज किया है कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। ठीक, चलो अब है स्टेट ट्रू और फॉल्स, द इवेंट्स ए एंड फाई आर इंडिपेंडेंट और द इवेंट्स ए एंड सैंपल स्पेस आर इंडिपेंडेंट। तो ठीक है, आप आराम से पता कर सकते हो कि भाई ऐसे सोचो कि पी ऑफ पाई कितना होगा, जीरो होगा, नल सेट है ना, तो वो तो जीरो हो गया। पी ऑफ ए को पी ऑफ ए ही रहने दो, और ये बताओ कि ए इंटरसेक्शन फाई कितना आएगा। किसी भी सेट का अगर नल सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यानी कि, या नल सेट आएगा अगर प्रिसाइजली बोले, तो यानी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी फाई होगा, क्योंकि दोनों साइड से देखो जीरो आ जाएगा। तो ये इक्वेशन होल्ड कर रही है, तो यानी कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट ही होंगे, है ना। तो पहला ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, है ना। सेम लॉजिक से दूसरा भी सोच सकते हो। दूसरा कैसे सोच सकते हैं कि पी ऑफ एस कितना होगा, वन होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, सैंपल स्पेस पूरा कवर कर रहे हो ना, तो वो तो श्योर इवेंट हो जाएगा मतलब। और पी ऑफ ए को पी ऑफ ए ही रहने दो। फिर ये सोचो कि ए इंटरसेक्शन एस, तो आप ऐसे सोचो कि सेट थ्योरी में अगर आप किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हो तो वही सेट आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो यानी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस किसके बराबर हो जाएगा, पी ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप गौर करो तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी एस आ रहा है। तो यानी कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाली जो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल हो रही है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में समझते हैं। देखिए वो सिंपल सा रूल है, और इसका क्वेश्चन आप लॉजिकली सॉल्व कर पाओगे बिना किसी रूल के बारे में सोचे समझे। ठीक है, तो क्वेश्चन, ये रूल क्या है, देखो पहले तो हम लोग को ये पता है कि पी ऑफ ए गिवन बी कितना होता है, पी ऑफ ए गिवन बी होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक, तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन बी, यानी कि P ऑफ A एंड B कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P ऑफ B इंटू P ऑफ A गिवन B। ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो सिंपल सा लॉजिक आप सोचो कि ये बोल रहा है कि A एंड B होने का तरीका क्या है कि B हो जाए, एंड फिर अगर B हो चुका है तो A के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हम लोग वो देख लें। मतलब कि P ऑफ A एंड B मतलब B हो जाए, और गिवन दैट B जो A के होने की प्रोबेबिलिटी है फिर वो उसमें मल्टीप्लाई
कर दें, ठीक है। जैसे ही मान लो कि सेम लॉजिक से आपको सोचना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो पहले आप तीनों में से किसी एक इवेंट को करवा दो, है ना। तो पी ऑफ ए, मान लो ए के होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अब अगर ए हो गया है तो फिर बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब इस पॉइंट तक कौन से इवेंट हो चुके हैं, ए एंड बी हो चुके हैं। तो अगर ए इवेंट एंड बी इवेंट हो चुके हैं तो सी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सी गिवन दैट ए एंड बी हैव अकर्ड, है ना। तो अभी ये हो सकता है आपको देखने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा। तो जब वहां पर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई, इसमें मल्टीप्लीकेशन रूल टाइप की चीज लग रही है। बाकी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले ओपन करो इन दोनों के लिए, तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो वही चीज आ जाएगी जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है, ठीक। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू, तो ए वन हो जाए एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए टू गिवन दैट ए वन हैज ऑलरेडी अकर्ड। फिर ऐसे तीन में ए वन हो जाए, फिर ए टू गिवन ए वन, फिर ए थ्री गिवन ए वन एंड ए टू हैव ऑलरेडी अकर्ड। ऐसे ही एन इवेंट्स पे भी आप जनरलाइज कर सकते हो कि इन इतने इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी ए वन एंड ए टू एंड ए थ्री अप टू ए एन, तो ए वन हो जाए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए टू गिवन दैट ए वन हैज ऑलरेडी अकर्ड, फिर ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए थ्री गिवन दैट ए वन एंड ए टू हैव अकर्ड। ऐसे ही अगला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए फोर गिवन दैट ए वन ए टू एंड ए थ्री हैव अकर्ड। और ऐसे ही लास्ट में कि ये वाला इवेंट ए एन इवेंट हो जाए गिवन दैट ए वन से लेकर ए एन माइनस वन तक के सारे इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना। तो ये सिंपल सा एक रूल है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनके क्वेश्चंस में आपको जब हम लोग वहां पर पहुंचेंगे। चलो अब सिंपल से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है और तुम्हें लगेगा कि ये क्वेश्चन क्यों करवाया जा रहा है, लेकिन इसके थ्रू मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिसको आप ध्यान रखना, जो आगे के क्वेश्चन में हमें हेल्प करेगा। इसमें बोल रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन थर्ड एंड फोर्थ टॉस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी समझ गए होंगे कि आंसर क्या होने वाला है। देखो, एक कॉइन को 5 बार टॉस किया है, 3, 4 और 5, ठीक। तो हमारा बस काम क्या है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि थर्ड और फोर्थ में हेड आए, तो यहाँ पर हेड आए और यहाँ पर हेड आए। क्योंकि सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट, मतलब सारे ये टॉस जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो मतलब कि यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी और यहाँ पर भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी। अब बची 3 जगह क्या होगा, बची 3 जगह कुछ भी आए हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो बची 3 जगह आप जो प्रोबेबिलिटी काइंड ऑफ जिसे कहते हैं मानते हो, वो 1, 1 और 1 मान सकते हो ना, कि यहाँ पर हेड आए तो भी कोई फर्क नहीं, टेल आए तो भी कोई फर्क नहीं। तो जब कहीं पर आपको कोई फर्क ना पड़ रहा हो तो वहां की प्रोबेबिलिटी 1 ले लिया करो। बाकी तो हम अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सोचते तो ये सब बनाने की जरूरत भी नहीं थी, हम सीधे सीधे बोल देते कि भाई ये पूरे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो थर्ड पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड फोर्थ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो सीधे सीधे आंसर कितना हो जाएगा, 1/4। वो बात सही भी है, लेकिन जो बात मैंने आपको यहाँ पर बताई है वो ध्यान रखना, वो भी आप कहीं ना कहीं आपको काम आएगा जब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी वाला तरीका आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इस अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो कि इस प्लेस में हमें एक ऑप्शन है हेड ही आना चाहिए, इस प्लेस के लिए एक ऑप्शन है हेड आना चाहिए, बाकी इस प्लेस में दो में कुछ भी आ जाए तो चलेगा, इस प्लेस में दो में कुछ भी कुछ आ जाए तो चलेगा, और इसमें भी दो में से हेड या टेल में से कुछ भी आ जाए चलेगा। तो जो आप किसी कॉइन को 5 बार टॉस करते हो तो सैंपल स्पेस में 32 एलिमेंट्स आते हैं, उसमें से फेवरेबल ये होंगे जब थर्ड और फोर्थ पे हेड आया होगा। तो ये कितने आ रहे हैं, 2 × 2 × 2 यानी कि 8/32 से कितना आ गया आंसर, 1/4 आ गया। तो ये हम लोग ने पीएनसी वाली अप्रोच लगाई और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वाली अप्रोच लगाई। यहाँ पर 2 ऑप्शंस क्यों फिल किए, क्योंकि यहाँ से अपने को फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ने इसलिए थोड़ा बहुत टाइम दिया है, जैसा कि मैंने बोला आगे चल के इसको यूज करेंगे। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल इन 4 टॉसेस। तो देखो, हम लोग ने बोल रखा है शुरुआत में भी कि एटलीस्ट 1 के लिए दिमाग में अपने पास क्या आना चाहिए, टोटल माइनस नन। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, पी एटलीस्ट 1 टेल, ठीक। तो एटलीस्ट 1 टेल ना कैलकुलेट करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 - पी नो टेल या फिर ऑल हेड्स।
नो टेल का मतलब ही हो कि सारे के सारे हेड आ जाए। तो अगर आप वन में से वो वाले केस हटा दोगे जिसमें एक भी टेल नहीं आया है, तो फिर वही वाले केस बचेंगे जिसमें एटलीस्ट एक बार तो टेल आया होगा। और यानी कि हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, पी ऑफ, चार बार टॉस किया गया तो एच 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 और एच। ठीक, तो यहां पर ये हर बार जो टॉस करोगे तो वो इंडिपेंडेंट होगा, तो पहले में आने की प्रोबेबिलिटी हेड 1/2, दूसरे में भी 1/2, तीसरे में भी 1/2 और चौथे में भी 1/2। तो 1 - 1/16 यानी कि 15/16 प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट एक टेल आने की, है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको अच्छे से ध्यान रखनी कि पी एटलीस्ट वन टेल, 1 - P ऑल हेड्स। ठीक, तो ये भी एकदम लॉजिकल क्वेश्चन था, और यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटीज डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों हो गई, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे। If a die is thrown twice, then find probability of getting one in the first throw only। ठीक है, तो अगर आप इवेंट ए बोल दो कि वन आना है, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6, है ना। डाई पे वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। और इवेंट वन बी बोल दो कि वन नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि केवल पहले थ्रो में वन आए, और जबकि थ्रो दो बार किया गया है, तो दूसरे थ्रो में वन ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/6 होगी। 1 2 3 4 5 में कुछ, सॉरी 2 3 4 5 6 में कुछ भी आ जाए, तो वन ना आने की दूसरे थ्रो में प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। अब हम क्या चाहते हैं कि पहले में वन आए एंड दूसरे में ना आए, और चूंकि दोनों टॉसेस इंडिपेंडेंट हैं, तो अगेन आप लॉजिकली सीखो एकदम पेशेंस के साथ। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की वजह से पी ए इंटू पी बी, तो यानी कि 1/6 इंटू 5/6, बोले तो 5/36, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट the probability that both A and B occur is 1/8, मतलब ये क्या दिया हुआ है अपने को, ये दिया हुआ है P of A and B दोनों अकर कर रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम अकर इज 3/8, मतलब कि A भी नहीं हो रहा है एंड B भी नहीं हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/8। तो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन ने दे रखा है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ऐसा क्वेश्चन जेई मेन में बड़े आराम से पूछा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। और इसको बार बार ये ए, पी ऑफ बी ना लिखना पड़े, तो इसको ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं। तो अपने पास क्या आ चुका है, ए बी का प्रोडक्ट आ चुका है 1/8। ठीक, तो ये इक्वेशन हम लोग ने संभाल के रखी। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। यहां पर भी अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होते हैं, तो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये 3/8 हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हो 1 - P ऑफ ए, तो यानी कि 1 - P ऑफ ए कितना हम लोग ने मान रखा है ए, और ये कितना बोल सकते हो 1 - P ऑफ बी, यानी कि 1 - बी, ये कितना आ गया 3/8। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 1 - ऑफ ए प्लस बी और प्लस का ए बी इज इक्वल्स टू 3/8। तो ऐसा करते हैं, ए बी की वैल्यू रख देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो 1 - A+B प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 3/8। तो ये कितना हो जाएगा भाई लोगों, ये 9/8 हो जाएगा, ये इधर आके 3/8, तो 9/8 माइनस 3/8 यानी कि 6/8, और 6/8 यानी कि 3/4, तो a प्लस बी आ गया 3/4। तो अब दो तरीके हैं आपके पास सॉल्व करने के, दो इक्वेशन, दो अननोन है, तो आप क्या करो कि सिंपली बी की वैल्यू पुट कर दो, या फिर एक क्वाड्रेटिक बना लो जिसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, और उस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लो ना, दोनों सेम ही चीजें की, मतलब एक क्वाड्रेटिक बना ली x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके सॉल्व कर लिया। या फिर आप बी की वैल्यू यहाँ पर रख दो, उससे भी वही सेम मोर और लेस क्वाड्रेटिक बनेगी। तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 1/8a इज इक्वल्स टू 3/4।
तो यहाँ से ए की एक वैल्यू आएगी, आप निकाल के देख लेना, 1/4 आएगी, एंड दूसरी जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी। फाइनली हमें यही बताना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए क्या होगा, तो वो 1/4 भी हो सकता है या फिर 1/2 भी हो सकता है ना। तो सिंपल सी आप इक्वेशन सॉल्व करके तो आप देख ही सकते हो, इतने बड़े हो गए हो, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेन में अ, आराम से आ सकता है। इनफैक्ट जेई मेन में इस टॉपिक से रिलेटेड इससे भी इजी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाय 3 मार्क्समैन आर दिस दिस एंड दिस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन विल हिट द टारगेट व्हेन दे शूट साइमल्टेनियसली। तो ये तीन निशानेबाज हैं, ए बी और सी, और इनके टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/3 और 1/4 है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब वो एक साथ टारगेट शूट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली एक ही हिट करे, ठीक है। तो इसमें हमें केसेस बना के ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली एक हिट कर रहा है तो मतलब क्या है कि बाकी दोनों मिस भी करें। तो मतलब जब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, है ना, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में कि एक तरीका ये हो सकता है कि ए हिट कर दे, बी और सी क्या करें, साथ में टारगेट को मिस करना भी इनका जरूरी है, या फिर ए मिस कर दे, बी हिट कर दे और सी मिस कर दे, या फिर ए एंड बी जो है तुम्हारे वो टारगेट मिस कर दें और सी हिट कर दे, ठीक है। तो इतने तरीके हो सकते हैं। तो ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी के मिस करने की, बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो मिस करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/3, बोले तो 2/3। सी के हिट करने की 1/4 है, तो मिस करने की कितनी होगी, 1 - 1/4, यानी कि 3/4। ए के हिट करने की 1/2 है, तो मिस करने की भी 1/2, बी के हिट करने की 1/3, सी के मिस करने की ये लिखी हुई है 3/4, और ऐसे ही ए के मिस करने की 1/2, बी के मिस करने की ये लिखी हुई है 2/3, और सी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एक सेकेंड, डिनोमिनेटर में अपने पास आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, तो डिनोमिनेटर में आ गया अपने पास 24। न्यूमरेटर में कितना आ रहा है, 6 और 3 9 और ये 11, तो आंसर कितना हो गया अपना, 11/24 आंसर हो गया ना। अब मान लो क्वेश्चन ने ये आपसे बोला होता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट बाय 3 मार्क्समैन दिस दिस एंड दिस, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, ऐसे करके बोल दिया होता, है ना, कि एटलीस्ट वन तो हिट करे। तो उसमें आंसर क्या होता, 1 - कोई भी ना हिट कर पाए, तो 1 - कोई भी ना हिट कर पाए, अगर आप कैलकुलेट कर लेते तो वही केस आता जब एटलीस्ट एक ना एक तो हिट कर ही रहा होगा, तो उस केस में आंसर इस तरीके से आता। लेकिन यहां पर हम क्या चाहते थे कि एग्जैक्टली एक ही टारगेट को हिट करे, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, एंड ये इनफैक्ट मल्टीप्लिकेशन रूल का ही क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स 3 ब्लैक 5 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल्स, 4 balls are drawn one by one without replacement, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द ग्रीन बॉल्स। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कि जो भी बॉल आ जाएगी फिर उसको वापस उसका रिप्लेसमेंट नहीं रखा जाएगा, एक बॉल बैक से कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि चारों की चारों ग्रीन आए, तो मतलब हम क्या चाहते हैं कि फर्स्ट ड्रॉ में भी ग्रीन आए, एंड सेकंड ड्रॉ में भी ग्रीन आए, एंड थर्ड ड्रॉ में भी ग्रीन आए, एंड फोर्थ ड्रॉ में भी ग्रीन आए, ठीक। तो उसके लिए क्या होगा, पहले ड्रॉ में ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि 4/12, ठीक। अब मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, देखो, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड ड्रॉन बॉल इज आल्सो ग्रीन गिवन दैट फर्स्ट बॉल वाज ग्रीन, मतलब गिवन दैट फर्स्ट बॉल वाज ग्रीन। तो जब पहली ग्रीन है तो एक बॉल निकल गई, अब बैग में कितनी बची हैं, 11, और ग्रीन कितनी बची हैं अब, 3, ठीक। तो वही देखो मैंने बोला था ना, मल्टीप्लीकेशन रूल का क्वेश्चन काफी सिंपल होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड बॉल इज ग्रीन गिवन दैट फर्स्ट टू वर ग्रीन, तो अब टोटल बची हैं 10, ग्रीन कितनी बची हैं 2, और ऐसे ही लास्ट में 1/9, तो 4/12 पहली ग्रीन आने की, 3/11 दूसरी, 2/10 तीसरी, और 1/9 चौथी। और अगर यही विद रिप्लेसमेंट कर रहे होते तो हर स्टेप में 4/12 ही रहता, ठीक है ना, क्योंकि फिर ग्रीन बॉल आती तो उसको वापस उसका रिप्लेसमेंट हम बैग में रख देते, ठीक। उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन सिंपल सा है, एक्स स्पीक्स ट्रुथ इन 60% केसेस
यानी कि 60/100 यानी कि 6/10 यानी कि 3/5, और ये 50/100 यानी कि 1/2। ठीक, x स्पीक्स ट्रूथ इन 60% ऑफ केसेस एंड y स्पीक्स ट्रूथ इन 50% केसेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर नैरेटिंग द सेम इंसिडेंट। तो x के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, y के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 50% है। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, और हमें निकालना है कि वो एक सेम इंसिडेंट को सुनाते हुए एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेंगे। तो कंट्राडिक्ट कब करेंगे? भाई किस्सा तो कुछ हुआ होगा, तो हो सकता है एक्स उसके बारे में सच बोल दे लेकिन वाई झूठ बोल दे, तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। या फिर एक्स झूठ बोल दे और वाई सच बोल दे, मतलब पहला क्या है कि एक्स सच बोल दे एंड वाई झूठ बोल दे। या फिर क्या हो जाए कि एक्स झूठ बोल दे और वाई सच बोल दे, है ना। तो ऐसे ही कंट्राडिक्ट करेंगे। और अगर क्वेश्चन ये बोला होता कि दे विल एग्री विद ईच अदर, तो या तो दोनों सच बोल दें या दोनों ही झूठ बोल दें। ठीक है, और फिर क्या होगा अब यहाँ पर कि इसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/5। वाई के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो झूठ बोलने की भी 1/2। एक्स के सच बोलने की 3/5, तो झूठ बोलने की 2/5। और यहाँ पर y की ये कितनी आ जाएगी? 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 5/10। तो ये कितना आ रहा है? 1/2, है ना। तो y के सच बोलने की 1/2, झूठ बोलने की भी 1/2, x के सच बोलने की 3/5 और झूठ बोलने की 1/5। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि वो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेंगे नैरेटिंग द सेम इंसिडेंट। ठीक, चलो। An unbiased die is tossed until a number greater than 4 appears. Find the probability that even number of tosses are required. मतलब क्या कर रहे हैं कि एक अनबायस्ड डाई को तब तक टॉस कर रहे हैं या रोल कर रहे हैं ना, टॉस से बेटर वर्ड रोल लगेगा यहाँ पर। रोल कर रहे हैं जब तक 4 नहीं आ जाता, या 4 से बड़ा ग्रेटर देन 4 नहीं आ जाता, यानी कि 5 या 6 नहीं आ जाता। until a number greater than 4 appears, मतलब कि जब तक 5 या 6 नहीं आता है तब तक ये रोल करते रहते हैं। अब हम लोग को निकालनी है कि जो हमारा ये 5 या 6 आए वो किसी इवेंट ट्रायल पर आए, इवन नंबर वाले ट्रायल पे आए, मतलब दूसरे ट्रायल पे आ जाए या चौथे पे आ जाए या छठे पे आ जाए या आठवें पे आ जाए, ऐसा हो। तो पहली बात तो हम लोग यहाँ पर एक सक्सेस और फेलियर वाली चीज डिनोट करते हैं, जैसा कि हम लोग ने बाइनोमियल ट्रायल्स में भी देखा था। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी? 2/6। मतलब 5 या 6 आने के चांस क्या होंगे? 2/6, यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 1/3। फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी 2/3। 1/3 अगर सक्सेस की है तो फेलियर की 4/6 यानी कि 2/3। अब हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। हम क्या चाहते हैं कि जो हमें सक्सेस मिले वो इवेंट ट्रायल पर मिले। तो कैसे कैसे हमें सक्सेस मिल सकती है कि पहले पे 5 या 6 ना आए और फिर दूसरे पे 5 या 6 आ जाए, यानी कि पहले पे 5 6 नहीं आया और दूसरे पे 5 6 आ गया। अब और कैसे हम इवन प्लेस पे जीत सकते हैं कि पहले पे 5 6 ना आए, दूसरे पे भी ना आए, तीसरे पे भी ना आए और फिर चौथे पर आ जाए। ठीक, और कैसे हम जीत सकते हैं? पहले पे ना आए, दूसरे पे ना आए, तीसरे पे ना आए, चौथे पे ना आए, पांचवे पे ना आए और फिर छठे पर आ जाए, है ना। तो अब देखो इन सारे केस में हमें इवन नंबर ऑफ टॉसेस की जरूरत पड़ रही है अगर हमें ग्रेटर देन 4 वाला नंबर चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके एक इनफाइनाइट जीपी ये बन जाएगी, क्योंकि ये कितना हो जाएगा देखो, क्यू कितना है तुम्हारे पास? क्यू है 2/3 और पी है 1/3। फिर ये आ गया 2/3 का क्यूब इंटू 1/3, और फिर ये आ गया 2/3 की पावर 5 इंटू 1/3। तो एक इनफाइनाइट जीपी बनेगी, है ना। जरूरी नहीं कि ये हो, इसके आगे भी हो सकता है हमें गेम खेलना पड़ जाए अगर यहाँ पर भी क्यू आ जाता। तो अब ये कितना हो जाएगा? अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है? a/1 - r। तो कॉमन रेशियो जीपी का कितना चल रहा है देखो, पहले 2/3 था यहाँ पर, फिर 2/3 का क्यूब हुआ, फिर 2/3 की पावर 5 हुआ, यानी कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो कितना है? 2/3 का स्क्वायर। तो 1 - 2/3 का स्क्वायर, और ऊपर कितना आएगा? फर्स्ट टर्म कितना है? 2/3 इंटू 1/3। तो a/1 - r हम लोग ने लगा दिया। तो 2/9 अपॉन ये कितना आ जाएगा? 9 - 4/9। तो ये कितना आ गया आंसर आपका? 2/5, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन मेनली बोर्ड्स में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन जेई मेन में भी कभी इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ठीक, अब ये क्वेश्चन है,
3 children A, B and C in order throw a pair of die with the challenge that whoever throw a doublet first will win. They continue playing until someone wins. If A starts the game, then find their respective probabilities of winning. मतलब A और B और C जो है वो एक गेम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें A स्टार्ट करेगा, फिर B, फिर C, है ना, इन ऑर्डर बोला गया है, और ए स्टार्ट कर रहा है। तो जो पहले डबलेट फेंक देगा वहीं पे गेम खत्म हो जाएगा। तो मतलब कि जैसे मान लो ए ने पहले ट्रायल में डबलेट फेंक दिया, तो बस गेम वहीं पे खत्म, है ना। बी और सी को मौका ही नहीं मिलेगा, ए बोलेगा हम तो जीत गए, डबलेट आ गया, है ना। तो ये गेम है। अब क्या हो सकता है कि मान लो ए डबलेट नहीं फेंक पाया, तो बी की चांस आएगी। अब बी ने डबलेट फेंक दिया तो गेम खत्म, वरना फिर सी की चांस आएगी। सी ने डबलेट फेंक दिया तो गेम खत्म, सी डबलेट नहीं फेंक पाया तो वापस ए की बारी आएगी। तो अब हमें बताना है कि ए, बी और सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या होंगी। तो पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ते ही आप ये बता सकते हो कि ए के जीतने के चांस सबसे ज्यादा है क्योंकि वो गेम स्टार्ट कर रहा है, उससे कम चांस बी के और सबसे कम चांस सी के हैं। तो पहले तो किसी ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको पी बोलें। तो डबलेट आने के 6 केसेस होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और टोटल पेयर ऑफ डाई आप फेंक रहे हो तो कितना हो केसेस होते हैं, 36। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 5/6। ठीक है। अब जरा देखते हैं कि ए कैसे कैसे इस गेम को जीत सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द मैच या ए विनिंग दिस गेम, तो हो सकता है कि ए पहले में ही डबलेट फेंक दे, गेम वहीं पे खत्म। और कैसे ए जीत सकता है कि ए पहले में डबलेट ना फेंक पाए, फिर बी भी ना फेंक पाए डबलेट, फिर सी भी ना फेंक पाए, और फिर ए फेंक दे, है ना। ए ऐसे जीत सकता है। या फिर ए ना फेंक पाए, बी ना फेंक पाए, सी ना फेंक पाए, फिर से ए ना फेंक पाए डबलेट, फिर से बी नहीं, फिर से सी नहीं, और फिर से जब ए की चांस आए तो वो डबलेट फेंक दे। तो मोर और लेस पिछले टाइप वाला ही क्वेश्चन है। इसमें भी एक इनफाइनाइट जीपी बनेगी ए की प्रोबेबिलिटी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो क्या बन रही है ये 1/6 प्लस क्यू का क्यूब आ रहा है, यानी कि आपकी कॉमन रेशियो 5/6 का क्यूब होगा, फिर इंटू 1/6। फिर देखो क्यू कितने बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो 5/6 की पावर 6 इंटू 1/6 एंड सो ऑन। ठीक। तो वही a अपॉन 1 - r, यानी कि 1 - 5/6 का होल क्यूब, यानी कि 125/216। ठीक। तो एलसीएम लेंगे तो 216 - 125 तो 91। तो मेरे ख्याल से आ जाएगा ये 36/91। ठीक। अब ऐसे ही मान लो बी के जीतने की निकालनी है, तो बी के जीतने की क्या होगी, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई 36/91। ठीक। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी के लिए आप क्या करोगे, बी कैसे जीत सकता है कि ए ना थ्रो कर पाए डबलेट, बी थ्रो कर दे, या फिर ए ना थ्रो कर पाए डबलेट, फिर बी भी ना थ्रो कर पाए, फिर सी ना कर पाए, फिर ए ना कर पाए, और फिर बी थ्रो कर दे। ऐसे ही एक और लिख लेते हैं, ए ना थ्रो कर पाया, बी भी नहीं थ्रो कर पाया, सी भी नहीं थ्रो कर पाया, फिर ए नहीं थ्रो कर पाया, फिर बी नहीं थ्रो कर पाया, फिर सी नहीं थ्रो कर पाया, फिर ए नहीं थ्रो कर पाया, और फिर बी ने थ्रो कर दिया। ठीक। तो देख लो ये कितना बन रहा है। तो ये बन जाएगा 5/6 इंटू 1/6। फिर अगला देखो कितना आएगा, 5 कॉमन रेशियो शायद सेम ही आएगा, 5/6 का पावर 4, है ना। तो 5/6 था, 5/6 की पावर 4, तो कॉमन रेशियो भी 5/6 का क्यूब है, और इंटू एक ये आ गया। फिर ऐसे ही ये 7 बार आया होगा, 5/6 की पावर 7 इंटू 1/6 एंड सो ऑन। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएं, ए अपॉन 1 - r। तो अब की ए कितना है, 5/36 अपॉन 1 - कॉमन रेशियो, यानी कि 125/216। ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपकी, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 30/91 आ जाएगा ना। कैलकुलेट करना, कुछ गड़बड़ हो तो अपने हिसाब से सही कर लेना। अब सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग यहाँ पे अलग से कैलकुलेट करें, तो 1 - ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दे तो सी की वैसे ही आ जाएगी। बाकी आप केसेस बना के भी कर सकते हो कि क्यू क्यू और पी आएगा पहले में, है ना, कि ए भी ना जीते, बी भी ना जीते, सी जीत जाए, ऐसे ही फिर ए बी सी ना जीते, फिर ए भी ना जीते, फिर सी जीत जाए, तो वो भी बना सकते हो। वरना फिर डायरेक्ट ऐसे ही कर लो, अब उसमें क्यों जीपी कैलकुलेट करें। तो ये 66 हो जाएगा, 91 सब्ट्रैक्ट हो गए, 25/91 आपका आंसर आ जाएगा ना। तो ये हो गई ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ये हो गई, ये हो गई बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ये हो गई सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी। इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको क्रैक करना आना चाहिए।
अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, देन अच्छा नहीं ये तो सिंपल है, देन शो दैट अ पर्टिकुलर कार्ड इज ड्रॉन एट nth ड्रॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। लेकिन इसमें थिंकिंग आप अच्छी डेवलप कर सकते हो इस क्वेश्चन के थ्रू, है ना। इसे बोल रहे हैं कि एक वेल शफल्ड पैक से 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला गया है, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया है, फिर एक कार्ड निकाला गया, फिर एक कार्ड निकाला गया है, और हमें क्या शो करना है कि जैसे एक पर्टिकुलर कार्ड है, मान लो एस ऑफ हार्ट है, तो वो nth ड्रॉ पे आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी n से इंडिपेंडेंट होगी। मतलब तुम ऐसे समझो कि जैसे मान लो एस ऑफ हार्ट्स है, हम चाहते हैं कि ये nth ड्रॉ पे आए, तो मतलब जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे वो n से इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो nth ड्रॉ पे हमें ये चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि n-1 ड्रॉ तक ये ना आए, है ना। तो n-1 ड्रॉ तक कुछ और कार्ड आए, तो n-1 तक ड्रॉ तक अपने लिए फेवरेबल कार्ड कितने होंगे? अपने लिए फेवरेबल कार्ड होंगे 51। उन 51 कार्ड्स में से कोई भी n-1 कार्ड आ जाए, बस एस ऑफ हार्ट ना आए, वो nth ड्रॉ पे आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी nth ड्रॉ पे लिखेंगे। तो 51 सी n-1, 51 में से कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर लें, और टोटल कितना होगा? नीचे तो क्या आएगा, 52 सी एन ही आएगा, सॉरी 52 सी n-1 आएगा। कि टोटल तरीके कितने हैं n-1 कार्ड ड्रॉ करने के? 52 सी n-1। फेवरेबल कितने हैं कि n-1 ड्रॉ तक वो हमारा एस ऑफ हार्ट्स ना है। फिर nth ड्रॉ पे फेवरेबल कार्ड एक होगा, रिमेनिंग कार्ड कितने होंगे, हमारे पास कितने कार्ड जा चुके होंगे? आपने 52 में से n-1 कार्ड निकाल लिए, तो अब कितने कार्ड बचे होंगे? 52 माइनस n-1। ठीक, इतने कार्ड बचे होंगे ना। एक बार फिर से समझ लो कि n-1 ड्रॉ तक अपने पास 51 कार्ड्स में से ही कुछ आना चाहिए था, एस ऑफ हार्ट नहीं आना चाहिए था। तो 51 सी n-1 अपॉन 52 सी n-1। nth ड्रॉ पे फेवरेबल कार्ड एक ही है, एस ऑफ हार्ट, और टोटल कार्ड अब कितने बचे हैं? n-1 जा चुके हैं, तो 52 माइनस n-1। ठीक है, तो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 51 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा? 51 माइनस एन माइनस ऑफ -1, यानी कि 52 माइनस एन फैक्टोरियल। ठीक है, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा जरा देखो जल्दी से। तो ये आ जाएगा 52 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा ये n-1 का फैक्टोरियल, और ये कितना आ जाएगा? 52 माइनस एन माइनस ऑफ -1, यानी कि 53 माइनस एन का फैक्टोरियल। ठीक, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 53 माइनस एन। ठीक, तो देखो ये और ये तो कैंसिल हो गए। फिर यहाँ पर अगर लिखें हम लोग, तो ये आ गया 51 फैक्टोरियल अपॉन 52 फैक्टोरियल, जो नीचे लिखा उसको लिख सकते हो 52 इंटू 51 फैक्टोरियल। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो है, ये अगर तुम इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 53 माइनस एन, या तुम ऐसे समझ लो ना, अगर कंफ्यूजन नहीं लाना चाहते, ये जो 53 माइनस एन फैक्टोरियल है, इसको एक बार ओपन कर लो ना, तो इससे शायद आपको समझना ज्यादा आसान है। तो 53 माइनस एन जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं? इंटू 52 माइनस एन का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा है? एक ये टर्म बचा है और एक ये टर्म बचा है, यानी कि 52 माइनस एन का फैक्टोरियल। एक सेकेंड, 52 माइनस एन, 52 माइनस एन का फैक्टोरियल अपॉन इंटू, सॉरी 53 माइनस एन। तो ये देख रहे हो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 1/52 आ गया। ठीक, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एन आ गया, तो हम लोग ने अपनी बात तो प्रूफ कर दी। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर एक डेक ऑफ कार्ड्स ऐसे आपको दी हुई है, तो पहली प्लेस पे एस ऑफ हार्ट होने का चांस कितना है? 1/52 है ना। 1/52 है कि नहीं, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है। अब मान लो उसी डेक ऑफ कार्ड में पूछूं कि तीसरी प्लेस पर एस ऑफ हार्ट होने का चांस कितना है, तो अगेन 1/52 है। ठीक, उसके बाद सपोज कर लो सातवीं प्लेस पर एस ऑफ हार्ट होने का चांस कितना है, तो वो भी कितना है? 1/52 है ना। तो हम लोग इतना ये सब तिकड़म लगाए बिना भी आंसर सोच सकते थे कि भाई अगर एक वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स है,
तो उसमें किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एस ऑफ हार्ट होने का चांस कितना होगा, 1/52 होगा। तो वही इन्होंने बोला है कि nth ड्रॉ में वो एस ऑफ हार्ट मान लो आना है या कोई भी पर्टिकुलर कार्ड आना है, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एन होगी, और वो किसके बराबर होगी, 1/52 होगी। क्योंकि जो भी किसी भी प्लेस पर किसी भी पर्टिकुलर कार्ड के होने का चांस कितना होता है, 1/52 ही होता है। ठीक है ना। तो ये ड्रॉ कर रहे हैं तो जो ओरिजिनल डेक ऑफ कार्ड रहेगी उसमें nth प्लेस पर उसके एस ऑफ हार्ट के होने का चांस 1/52 रहा होगा। तो वही बस यहाँ पर हम लोग ने कैलकुलेट किया। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, या फिर जैसे डायरेक्ट आपको थिंकिंग यहाँ पर अगर आप डेवलप कर पा रहे हो तो वो ज्यादा अच्छा है ना। चलो, उसके बाद कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट n कार्ड्स आर ड्रॉन बिफोर फर्स्ट एस अपीयर्स। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसे बोल रहे हैं कि कार्ड जो है वो ड्रॉ करते जा रहे हैं और हमें निकालना है कि n कार्ड्स आर ड्रॉन बिफोर फर्स्ट एस अपीयर, मतलब पहला एस आने से पहले n कार्ड्स ड्रॉ हो चुके हों। तो मतलब क्या कहा जा रहा है कि देखो ऐसे अगर समझे हम लोग कि ये यहां से यहां हम लोग गए, ठीक, उसके बाद यहां से यहां तक अपने पास है n कार्ड्स, ठीक, और ये n कार्ड्स कैसे होने चाहिए, n कार्ड्स होने चाहिए नॉन एस, ठीक, और फिर n+1th ड्रॉ पे हम क्या चाहते हैं कि फर्स्ट एस अपीयर करे। ठीक, ये अपनी फ्लो चार्ट है, काइंड ऑफ सिंपल सा। तो क्या किया जाए, तो देखो n कार्ड्स तक हम क्या चाहते हैं, नॉन एस कार्ड्स हैं। तो कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं, तो नॉन एस कार्ड्स कितने होंगे, 48 होंगे। ठीक है, तो पहले एन ड्रॉ तक हम चाहेंगे कि इन 48 कार्ड्स में से ही कुछ आए। ठीक है, तो 48 कार्ड्स में से n कार्ड सेलेक्ट करने का तरीका 48 C n, और टोटल 52 कार्ड्स हैं तो टोटल वेज कितने होंगे, 52 C n। ठीक, अब इस स्टेप तक क्या हो गया होगा कि कितने कार्ड्स बचे होंगे यहाँ पर, फर्स्ट एज जब आने वाला होगा, टोटल 52 कार्ड्स थे, उसमें से n कार्ड जा चुके हैं, यानी कितने कार्ड बचे होंगे, 52 - n। तो 52 - n कार्ड्स बचे हैं, और हम चाहते हैं कि अब n+1th ड्रॉ में एस आए। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल कार्ड्स हैं 4, और टोटल कार्ड्स कितने बचे हैं, 52 - n। तो इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट n कार्ड्स आर ड्रॉन बिफोर फर्स्ट एस अपीयर्स। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं। तो पहले n कार्ड्स हम लोग ने नॉन एस कार्ड से सिलेक्ट किए, और फिर ये पहले n ड्रॉ की बात है और ये n+1 ड्रॉ की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर 52 - n कार्ड्स टोटल थे और 4 फेवरेबल थे। ठीक, इतनी बात इस क्वेश्चन में आपको क्लियर होगी। फिर देखो इन्होंने क्या किया है कि फर्दर कार्ड्स आर कंटिन्यूड टू बी ड्रॉन until second ace appears. Find the probability that exactly k cards are drawn in all before second ace appears. तो पहले तो एक काम क्या करते हैं कि इसको जरा कॉपी कर लेते हैं कि इसको नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉपी करके बढ़िया सा पेस्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा अपना समय बचाते हैं। तो देखो, अब देखो इसी फ्लो चार्ट को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो क्या बोला जा रहा है कि देखो यहाँ पर फर्स्ट एज तो आ गया। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग रुके नहीं और कार्ड्स को फर्दर ड्रॉ करते चले गए। ठीक, तो फर्दर जब ड्रॉ करते चले जाओगे तो इन्होंने क्या बोला है कि एग्जैक्टली के कार्ड्स आर ड्रॉन इन ऑल बिफोर सेकंड एस अपीयर्स। मतलब बात समझना थोड़ा ध्यान से ना, फ्लो चार्ट अच्छे से बनाना है इस क्वेश्चन में। कि अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर कहीं सेकंड एस अब आया है, और ये क्या बोल रहे हैं कि सेकंड एस आने से पहले टोटल कितने कार्ड्स ड्रॉ हो चुके हैं यहां से यहां तक, के कार्ड्स ड्रॉ हो चुके हैं, है ना। मतलब क्वेश्चन को पूरा एक साथ आपको पढ़ना है कि अब क्वेश्चन एज अ होल क्या है कि कार्ड्स ड्रॉ किए गए हैं, और पहला एस हम क्या चाहते हैं कि n+1th ड्रॉ पे आए, और दूसरा एस तब आए जब टोटल के कार्ड्स ड्रॉ कर लिए हों, है ना। तो इस आंसर को निकालने के लिए इतने पोर्शन की प्रोबेबिलिटी हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये कितनी आई थी, ये जो नीचे आपके लिखी हुई है, ये यहाँ पर स्क्रीन पर यही आई थी। अब हमें इस पार्ट का आंसर निकालने के लिए यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है पूरी। ठीक, तो क्या होगा देखो, टोटल के कार्ड्स ड्रॉ होने चाहिए, कितने कार्ड्स यहां तक ड्रॉ हो चुके हैं,
n+1 कार्ड्स ड्रॉ हो चुके हैं, यानी कि यहां से यहां तक कितने कार्ड्स आने हैं, और k-n+1, यानी कि k-n-1 कार्ड्स आने हैं, और उसके बाद सेकंड एस आने की बारी आएगी। और यहां से यहां तक, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे कार्ड चाहिए आपको, नॉन एस कार्ड्स चाहिए। नॉन एस कार्ड्स कितने बचे हैं आपके पास, टोटल 52 कार्ड, 48 नॉन एस कार्ड्स थे, उसमें से कितने निकल चुके हैं, देखो n निकल चुके हैं, तो यानी कि नॉन एस कार्ड्स कितने बचे होंगे, 48 माइनस n नॉन एस कार्ड्स में से आपको कितने नॉन एस कार्ड सेलेक्ट करने हैं, k-n-1, और टोटल कार्ड्स कितने बचे हैं, n+1 आ चुके हैं, यानी कि टोटल कार्ड्स बचे 52 माइनस n+1, यानी कि 51 माइनस n। टोटल कार्ड्स 51 माइनस n बचे हैं, नॉन एस कार्ड्स बचे हैं आपके पास 48 माइनस n, और अभी आपको कार्ड कितने सेलेक्ट करने हैं, k-n-1। तो ठीक है, तो 48 माइनस n नॉन एस कार्ड्स में से हम लोग ने सेलेक्ट कर लिए k-n-1, ठीक, डिवाइडेड बाई टोटल केस कितने होंगे, टोटल 51 माइनस n सी, ये तो फेवरेबल केस हुआ ना, टोटल केस कितने होंगे 51 माइनस n सी k-n-1। तो यहां तक पहुंच गया। अब क्या चाहते हैं कि अगले स्टेप में सेकंड एस आए, तो अब कितने कार्ड बचे हैं, टोटल 52 कार्ड्स थे, के कार्ड्स निकल चुके हैं, यानी कि यहाँ पर 52 माइनस के कार्ड्स बचे हैं, और एस कितने बचे हैं, एक एस ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका था, तो 3 एस बचे हैं, तो यहाँ पर अब एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 3/52 माइनस के, ठीक है ना। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप इसमें फ्लो चार्ट आपने अच्छे से समझा होगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जो सेकंड पार्ट था वो फर्स्ट पार्ट के साथ कंबाइंड होके एक अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन था कि हम कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पहला एस n+1 ड्रॉ पे आए एंड दूसरा एस आने से पहले ओवरऑल के कार्ड्स ड्रॉ हो चुके हों, ठीक। तो ये हम लोग ने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में अच्छे से स्टडी कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम, जो कि जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उनकी स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ असाइनमेंट्स भी आपके साथ शेयर करूं, जिसके वीडियो सोल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।